जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी देश में स्थायित्वपूर्ण और दीर्घकालिक विकास के लिए एफडीआई का प्रवाह निरंतर और बेहतर होना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं सभी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के सकारात्मक पक्ष, एफडीआई के नकारात्मक पक्ष और कहीं ना कहीं एफडीआई प्रवाह के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उन सब चीजों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एफडीआई का ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा, हम इसे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, चर्चा में रहने का कारण है भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में अगर देखें तो भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट देखी गई है और इसको लेकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है वो इसके वैश्विक कारकों की पहचान भी किया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा है। अब हम देखें कि ये गिरावट क्या रही और किन किन क्षेत्रों में रही। तो याद रखिए कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में अगर हम देखें तो 16% के आसपास एफडीआई में गिरावट देखने को मिली है। जहां आप लोग 2021-22 के वित्तीय वर्ष में देखते हैं तो यहां पर 84.83 बिलियन डॉलर 84.83 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई रहा। वहीं 2022-23 के वित्तीय वर्ष में यह 70.79 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, जिसमें 16% की कमी देखने को मिली है। अगर हम इक्विटी निवेश की बात करें दोस्तों, तो इक्विटी निवेश में जो कमी है वो लगभग 22% के आसपास देखने को मिली है, जो बहुत बड़ी कमी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका असर डेफिनेटली भारत की विकास दर पर, जीडीपी विकास पर प्रभावित होगा या पड़ेगा। ठीक है, हमको दिखाई जरूर देगा। अगर हम इस गिरावट की बात करें तो ये बेसिकली 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। पहला, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, निर्माण विभाग में, शिक्षा में, ऑटोमोबाइल तथा धातु कर्म उद्योग, ये 5 क्षेत्रों में बड़े स्तर पर एफडीआई में गिरावट हुई है। अगर हम इस एफडीआई के गिरावट के अभी के कारणों की बात करें और परंपरागत कारणों की बात करें तो दोनों में अंतर है। अगर हम ये अभी की गिरावटों की बात करें तो कहीं ना कहीं कठोर ब्याज के नियम, दूसरी तरफ देखा जाए तो भू राजनीतिक स्थिति बिगड़ना और कठोर ब्याज जो नियम है, ये इसके लिए कारण देखे गए हैं। यूक्रेन में बड़े स्तर पर संकट देखने को मिला, युद्ध देखने को मिला, वियतनाम के साथ चाइना की स्थिति सही नहीं है, तो ये जो भू राजनीतिक स्थिति गड़बड़ हुई है, इन सभी चीजों के चलते कहीं ना कहीं भारत में एफडीआई का प्रभाव भी प्रभावित हुआ है। तो ये तो अभी के कारणों की बात हो गई है, लेकिन अगर हम पारंपरिक कारणों की बात करें दोस्तों, तो किसी भी देश में एफडीआई को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें होता है कुशल श्रम। कुशल श्रम की कमी अगर है तो आपके देश में एफडीआई कम आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके देश में निवेश करेगा तो वो लाभ के लिए करेगा, और लाभ तब मिलेगा जब श्रमिक कुशल होंगे, बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो कुशल श्रम अगर नहीं होगा तो एफडीआई कम आता है। तो एफडीआई अगर बढ़ाना चाहते हैं तो श्रम की कुशलता को ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो भ्रष्टाचार एक और ट्रेडिशनल कारण है एफडीआई की कमी का। अगर किसी भी देश में सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है तो कोई भी देश की कंपनी या व्यक्ति उस देश में निवेश करने से बचेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उस देश में पूंजी फंसाकर उसको नुकसान में चला जाए। तीसरा कारण जो होता है वो होता है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही जो होता है वो एफडीआई प्रवाह के कम करने का एक और महत्वपूर्ण कारण होता है, जिसके में अनावश्यक देरी की जाती है सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी काम में। तो अनावश्यक देरी एफडीआई को हतोत्साहित करते हैं। पता चलता है कि आप उद्योग लगाने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए आपको जगह जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन में देरी लग रही है तो उद्योग में निवेश करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी व्यक्ति की, संस्था की, कि क्या निवेश करें, यहां तो काम ही देर से हो रहा है। तो इसके भी समाधान करना जरूरी है। इसके लिए सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लाना चाहिए, त्वरित अनुमति देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, तब जाकर एफडीआई का प्रभाव बढ़ता है, जो कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में किया है। और एक कानून आपका होता है कि भूमि अधिग्रहण। अगर भूमि अधिग्रहण संबंधी नियम है, वो नियम अगर आपके देश में कठिन है तो इस वजह से भी एफडीआई का प्रवाह हतोत्साहित होता है, कम होता है, जो कि भारत सरकार ने संशोधन करके सही किया है, जिसका परिणाम था कि भारत में एफडीआई जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि भी किया है। लेकिन अभी कुछ कारणों से कमी आई है, डेफिनेटली आगे वो वृद्धि होगी, सुधार किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि आधारभूत संरचना
आधारभूत संरचना जो होती है वो भी एफडीआई की कमी का एक इंपॉर्टेंट कारक होती है। आपके देश में सड़क, बिजली, सफाई जैसी जो आधारभूत व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में जो बोल सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान चला, उसने एफडीआई को प्रभावित किया है। लोग आपके देश में आते हैं, आकर्षित होते हैं, स्वच्छता के प्रति विचार करते हैं। कहीं ना कहीं ये एफडीआई के आकर्षण का भी एक कारण है। सड़कें बेहतर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, ये आधारभूत संरचना में आता है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आपके देश में विदेशी निवेश आता है। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इन सभी चीजों पर काम किया है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग कानूनों के माध्यम से। लेकिन हाल ही में इन कारणों की वजह से आपके देश में एफडीआई के प्रवाह में कमी आई है। तो उस पर तरफ सरकार कदम उठाए और उठाने के बाद एफडीआई संबंधी समस्याओं को जैसे हल किया जाता है तो एफडीआई का जो प्रवाह आपके देश में निरंतर बढ़ रहा था वो डेफिनेटली अगले वित्तीय वर्ष में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमने बात की कि एफडीआई में हतोत्साहन के कारण क्या हो सकते हैं, वर्तमान में एफडीआई की कमी के कारण क्या है और किस प्रकार की कमी देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि एफडीआई होता क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक कंपनी है या कोई व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत पैसा है इसके पास। अब ये चाहता है कि स्पेस पे कंपनी या ये व्यक्ति चाहता है कि इस पैसे को निवेश करे। अब मान लीजिए कि एक देश का है, तो ये जब दूसरे देश में उस पैसे को निवेश करता है तो वही निवेश कहलाता है क्या? एफडीआई। समझ गए? एफडीआई क्या है? कोई कंपनी, कोई व्यक्ति पास पैसा है पर्याप्त, तो वो चाहता है कि इसको निवेश करे, और जब वो किसी दूसरे देश में, याद रखिएगा, जब वो दूसरे देश में इसका निवेश करता है तो उसे एफडीआई के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि आईएमएफ ने इसके अंतर्गत विशेष चीजें बताई हैं। कोई व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक बन जाए तो भी एफडीआई है, किसी कंपनी में शेयर खरीद ले तो भी एफडीआई है। किसी भी प्रकार का निवेश कोई संस्था, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की कंपनी में या करता है तो उसे एफडीआई कहेंगे। लेकिन आईएमएफ कहता है कि अगर आप शेयर खरीदते हो तो कम से कम 10% आपको खरीदना पड़ेगा। 10% अगर आप कम से कम खरीदते हो शेयर तो जाकर आप एफडीआई में शामिल होंगे। 10% से कम स्थिति को एफडीआई में शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा आईएमएफ के हिसाब से। तो एफडीआई क्या होता है वो समझ में आ गया होगा कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर निवेश करते हैं, उस निवेश को एफडीआई के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें एफडीआई के सकारात्मक पक्षों की, तो याद रखिएगा जब भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो अपने साथ वो नई तकनीकी को लेकर जाता है। मतलब एफडीआई के प्रवेश के साथ ही नई तकनीकों का भी प्रवेश देखने को मिलता है। और नई तकनीकों का जब प्रवेश किया जाता है दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव छोड़ता है। क्यों? क्योंकि तकनीकों का प्रवेश जो आप करेंगे उससे कहीं ना कहीं आपके देश में जो उद्योग है वो और व्यवस्थित होंगे और उनकी स्थिति बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं इससे आपके देश में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। और इनोवेशन को जब बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है। जब कोई कंपनी आपके देश में निवेश करती है तो प्रतियोगिता में वृद्धि होती है। आपके देश में जो स्थानीय कंपनी होती है वो अपना प्रोडक्ट बनाकर एक कुएं के मेंढक के बाद ही वाहवाही करते हैं। लेकिन जब दूसरी देश की कंपनी को आप निवेश करने की अनुमति देते हो, वो निवेश करती है, तो उससे टक्कर स्थानीय कंपनी की होती है। और ऐसे में दोनों बेहतर होने का प्रयास करते हैं, विकास का प्रयास करते हैं, अपनी गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करते हैं, प्रोडक्ट को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रतियोगिता बनती है। वो प्रतियोगिता कहीं ना कहीं आपके देश की इकोनॉमी को पॉजिटिव बोल सकते हैं कि स्तर देती है। ठीक है? तो ये प्रतियोगिता जो है वो इंपॉर्टेंट होती है आपके देश की इकोनॉमी में। जब प्रतियोगिता होती है तो अपने उद्योगों को विकास, विकसित, फैलाने की तरफ ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत नई औद्योगिक इकाइयों को बढ़ाते हैं और उनमें उत्पादन में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा कि उत्पादन में वृद्धि होती है जब आप प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं, इकाइयों को विस्तृत करते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि पूंजी का अतिरिक्त प्रवाह भी होता है ना? पूंजी का अतिरिक्त प्रवाह होगा तभी ना नए उद्योग लगाएंगे और तभी ना उत्पादन की क्रियाओं को बढ़ाया जाएगा। और याद रखिए जब आप उत्पादन कर लेंगे तो उसको बेचना भी पड़ेगा, तो व्यापार में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि आपने उत्पादन को बढ़ाया है, उत्पादन को बेचना पड़ेगा, बेचेंगे तो व्यापार में भी वृद्धि होगी। और जब उत्पादन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो डेफिनेट है लोगों को रोजगार मिलता है। तो एफडीआई जब आएगा तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। और मैं समझता हूं कि स्थायित्व पूर्ण अगर आपको विकास चाहिए तो स्थायित्व पूर्ण विकास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि रोजगार। अगर रोजगार किसी अर्थव्यवस्था में मिल रहा है लोगों को, दैट मीन्स कि स्थायित्वपूर्ण विकास है। और रोजगार नहीं मिल रहा है और जीडीपी कितनी भी तेज ग्रो कर रही है तो वो दिखावा है, छलावा है आपके साथ। क्यों? क्योंकि जब रोजगार होता है तो आय निश्चित होती है।
आय निश्चित होती है तो उसको खर्च किया जाता है, खर्च किया जाता है तो मार्केट में पैसा आता है, मार्केट में पैसा आता है तो फिर उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो नए उद्योग लगते हैं, नए उद्योग लगते हैं तो फिर रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ता है तो फिर आय होती है। ये सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में चलता जाता है। कब? जब आपके देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हो। तो अगर विकास को स्थायित्वपूर्ण बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, और रोजगार के अवसर सृजित करना है तो एफडीआई में वृद्धि करना जरूरी होती है। याद रखिएगा, आपूर्ति श्रृंखला में भी सुधार किया जाता है। जब आप इतना सारा ये पूरी व्यवस्था कर देंगे, उत्पादन बढ़ा देंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे, तो ऐसा तो करना नहीं होगा कि आपने कोई सामान बना लिया या आपने कोई उत्पादन कर लिया, अब वो उत्पादन जो होगा वो हो सकता है कि जल्द खराब हो जाए। अगर वो जल्द खराब होने वाली व्यवस्था होगी तो आपको लॉस होगा, और कौन सी कंपनी अपने निवेश के बाद लॉस चाहेगी? पैसे में उस खराबी को बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? भंडार की व्यवस्था की जाती है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने की तरफ ध्यान दिया जाता है। याद रखिएगा, देश में चीजों की कमी नहीं है। हमारे देश में हर साल बहुत बड़े स्तर पर कृषि उत्पादन हो, कारखानों का उत्पादन हो, वो किसी न किसी मौसम में खराब हो जाता है। लाखों टन अनाज तो बरसात में गोदामों में सड़ सड़ के खराब हो जाता है, क्योंकि भंडारण की उचित व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती। आप हर साल बारिश के समय देखिएगा, रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में छपती हैं कि इस बार इतना टन, इतना लाख टन अनाज खराब हो गया है। तो आपके पास कमी नहीं है, बस आपको भंडारण की सुविधा बढ़ाना है, नुकसान से बच जाएंगे और वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो आप उत्पादन बढ़ाएंगे, व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो दूसरे देशों को निर्यात करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरे देशों को जब आप निर्यात करेंगे तो निर्यात क्या होगा? बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और अगर आपके देश में उत्पादन बढ़ रहा है तो आयात कम होगा। आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा जाएगी कब, और निर्यात से आएगी ज्यादा, जाएगी कम आएगी ज्यादा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, जो कहीं ना कहीं एक स्थिति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपके देश में मुद्रा की वैल्यू जो होगी वो बेहतर होगी इंटरनेशनल लेवल पर, और आपकी इकोनॉमी एक स्थायित्वपूर्ण इकोनॉमी के तौर पर, विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर बदलने की तरफ अग्रसर होगी। तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपको दिखाई पड़ते हैं एफडीआई के लाभ। तो एफडीआई के लाभ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि क्या है। अब हम बात करते हैं एफडीआई के नकारात्मक पक्षों की। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप एफडीआई के नकारात्मक पक्षों की बात करते हैं तो नकारात्मक पक्ष जो होते हैं एफडीआई के वो है कि स्थानीय छोटे उद्यमों को नुकसान। याद रखिएगा कि जो भी बड़ी कंपनी आपके देश में निवेश करेगी, अगर बड़ी कंपनी निवेश करती है तो वो पूंजी अतिरिक्त लेकर आती है, तकनीकी लेकर आती है, और पूंजी और तकनीकी के प्रयोग से वो क्या करती है? अपने उद्योग का प्रसार करती है। सस्ती वस्तु उपलब्ध कराएगी शुरू में, और सस्ती वस्तु उपलब्ध कराएगी जिसकी वजह से स्थानीय छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, रेहड़ी लगाने वाले, टोकरी बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे लोगों का उद्योग नष्ट हो जाएगा। जैसे एफडीआई आएगा तो आपके देश में जो स्टोर्स होते हैं, है ना, वो स्टोर बनने लगेंगे, रिलायंस फ्रेश जैसे विदेशी, और वो बनेंगे तो फिर सब्जी वालों सब्जी खरीदने की जगह पर आप उन मॉल्स में जाकर खरीदने लगते हैं, जिसके कारण ऐसे उद्योग खत्म हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि इनका खत्म होना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। क्यों होता है नकारात्मक प्रभाव? उसको समझिए कि देखिए कि अगर हम रोजगार की बात करें तो सोचिए कि बड़ी कंपनी कितना रोजगार दे सकती है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी कितने रोजगार दे सकते हैं? 140 करोड़ आपकी जनसंख्या है भाई, ये 2, 4, 10 करोड़ रोजगार दे देंगे, 20 करोड़ रोजगार दे देंगे। अगर हम बात कर लें तो इन सभी चीजों पर ध्यान देने का मतलब लिमिटेड रोजगार। मैं मानता हूं कि रोजगार देते हैं परंतु लिमिटेड। लेकिन आपके देश में बहुत बड़े स्तर तक रोजगार किससे मिलता है? कोई मोची है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। इन सब चीजों के माध्यम से आपकी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार, रोजगार प्राप्त करता है, उसके घर की रोजी रोटी चलती है इन सभी चीजों से। और अगर आप एफडीआई का प्रवेश करते हो तो इससे कहीं ना कहीं ऐसे छोटे उद्यमियों को प्रभाव होता है, तो इस वजह से इनके लिए नुकसान होता है, संसाधनों का दोहन होगा। अब ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी आपके देश में निवेश करती है तो निवेश किस लिए करेगी? वो लाभ प्राप्त करने के लिए करेगी कि नहीं करेगी? आपके देश में कल्याण तो करना नहीं है, उसको लाभ करना है। अब लाभ के उद्देश्य से जब वो निवेश करेगी तो सोचने वाली बात है कि जो संसाधन होगा वो संसाधनों का जितना चाहे उतना दोहन करने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करे और लाभ कमाए उत्पादन बढ़ाकर।
तो इससे संसाधनों का अतिदोहन भी होता है, मजदूरों का शोषण भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि मजदूरों के साथ पैक्ट कर लिया जाता है, उनको रख लिया जाता है। अब उनको बेहतर वेतन दे रहे कि नहीं दे रहे, क्या स्थिति है, उन सब चीजों को नजरअंदाज करके उनका शोषण किया जाता है। यहां तक कि इस बल पर वो देश के कानूनों को बदलने की कोशिश करते हैं, देश के कानून को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। तो देश के कानूनों को परिवर्तित करने का प्रयास जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सही नहीं होता। इसके अलावा एक और चीज देखें कि जो एफडीआई होता है वो उपनिवेशवाद से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर आपके देश में निवेश करती है तो कहीं ना कहीं आप इसे उपनिवेशवाद से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में पहले ऐसा ही हुआ है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो पहले वो व्यापारी के तौर पर आएंगे, निवेशक के तौर पर आएंगे, अपना प्रोडक्ट यहां लॉन्च करेंगे, आपको अपने प्रोडक्ट का आदी बना देंगे और आप मानसिक तौर पर उनके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बाध्य होंगे और उनको यूज भी करेंगे। और इसको आप बोलते हैं मानसिक गुलामी, किसी प्रोडक्ट को यूज करने को लेकर उस कंपनी की। और धीरे धीरे करके फिर क्या करेंगे, वो आपके देश की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और फिर आपको उनका कॉलोनी गुलाम बना लेते, उपनिवेश बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उपनिवेशवाद की तरह विचारधारा के तहत भी एफडीआई को देखा जाता है, जो इसके नकारात्मक पक्षों के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम इन नकारात्मक पक्षों को देखें तो वर्तमान में कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार जो है वो बेहतर तरीके से इसको प्रबंधित करे तो बेहतर तरीके से प्रबंधित करके एफडीआई का सकारात्मक पक्षों की तरफ बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। एफडीआई जो होता है दोस्तों, वो आपके देश में रोजगार के लिए, विकास के स्थायित्व के लिए, क्लियर, कहीं ना कहीं तकनीकी विकास के लिए, शोधों को प्रोत्साहन देने के लिए, क्लियर, इन सब चीजों के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए हम बोल सकते हैं, पूंजी प्रवाह की दृष्टि से हम बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर दृष्टि से अगर देखें तो एफडीआई कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक होता है। तो इसको सकारात्मक के तहत अगर इस पर ध्यान दिया जाए, इसको प्रबंधित किया जाए तो डेफिनेटली इसके माध्यम से आर्थिक विकास की स्थिति को बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए निरंतर कदम भी उठाना चाहिए ताकि आपके देश में एफडीआई का प्रवाह बेहतर हो, निरंतर हो। कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था की तरफ देखा जाता है। तो हमने आज एफडीआई पर डिटेल डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।